हेलो ब्यूटीफुल पेरेंट्स, आप सभी का मॉम ऑन बोर्ड में स्वागत है। क्या आप सच्ची में पेरेंटहुड जर्नी के लिए तैयार है? ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जब हम पेरेंटहुड जर्नी के लिए चाहे जितना मर्जी तैयार हो जाए, बट हमें बहुत ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो एक्चुअल में बेबी बाहर आने के बाद बहुत तकलीफ देती है। एक्चुअली जब हम इसके बारे में स्टडी करते हैं, एनालिसिस करते हैं, तो हमें पता चलता है कि अरे ये तो बहुत छोटी छोटी वरीज थी, हमने कितना सारा टेंशन लिया था। बट सच्ची में उस टाइम में ये हमें समझ में नहीं आता कि एक्चुअली में ये छोटी चीज़ें हैं, एक्चुअली में ये अपने आप ठीक होने वाली चीज़ें हैं। ये बेबीज़ की ग्रोथ जैसे जैसे होती जाएगी वैसे वैसे ये हील होने वाली चीज़ें हैं। बट ये हमें तब नहीं समझ में आता बिकॉज हम पेरेंटहुड जर्नी एकदम से नई जर्नी होती है, और बीइंग एज अ फर्स्ट टाइम पेरेंट तो ये हमें बहुत ही वरी करती है। मेरे भी टाइम पे ऐसे ही हुआ था। मैं हर बार मेरे वरी के लिए हमारे पीडियाट्रिशियन के पास जाती थी। वो हमें बोलते थे कि नहीं शर्वरी, हम इसके लिए कुछ नहीं कर सकते, जैसे जैसे टाइम जाएगा वैसे वैसे बेबी इन सारी चीज़ों को कवर अप कर लेगा, उसको थोड़ा सा टाइम दीजिए, उसको थोड़ा सा ग्रोथ होने दीजिए, ये चीज़ें अपने आप से ठीक हो जाएगी। बट मेरा मन तब मानने के लिए तैयार नहीं था। जितने स्पीड से हम हॉस्पिटल में जाते हैं इन सब चीज़ों के लिए, उतने ही स्पीड से हम वापस आ जाते हैं। घर आने के बाद, शांत होने के बाद ऐसे लगता है सच्ची में इसमें इतना ज़्यादा परेशान होने की, इतना ज़्यादा सोचने की कोई भी ज़रूरत नहीं थी। तो आज का मेरा वीडियो इसी टॉपिक को लेके है। ये थोड़ा डिटेल वीडियो होने वाला है। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं जनरल वरीज जो पेरेंट को होती है एज अ बीइंग पेरेंट। जी हाँ, उससे पहले आपको क्या करना है, आपको सब्सक्राइब करना है मॉम ऑन बोर्ड, आपको कमेंट करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, बेल आइकन हिट करना है। ये सारी चीज़ें जल्दी से जल्दी कर लीजिए बिकॉज हमें मॉम ऑन बोर्ड की बहुत सी मोटी सी तगड़ी सी फैमिली बनानी है। अब आपको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। मेरे सारे वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि ये सारी चीज़ें आप लोगों को क्यों करनी है। तो चलिए फटाफट फटाफट ये चीज़ें कर लीजिए। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो विदाउट वेस्टिंग मच मोर टाइम। जो सबसे पहली वरी होती है एक मदर के लिए, एक न्यू मदर के लिए, वो होती है कि मेरे बेबी को ब्रेस्ट फीड में अच्छे से करा पा रही हूँ, उसको जो मिल्क मिल रहा है वो सफिशिएंट क्वांटिटी में मिल रहा है कि नहीं। ये एक्चुअली में फिगर आउट करने में हमें बहुत टाइम चला जाता है। ये बहुत ही कॉमन और नॉर्मल वरी होती है एक मदर की, बिकॉज इनिशियल डेज में हमें समझ में नहीं आता। जब हम फर्स्ट टाइम पेरेंट बनते हैं बहुत सारी नई चीज़ें होते हैं हमारे लिए भी और बच्चे के लिए भी। हाँ, बच्चा जो है वो हर 2 घंटे में फीड मांगता है, वो बारी बारी रोता है, तो हमें ऐसे लगता है कि अभी तो फीड करवाया था, शायद उसको मिल्क सप्लाई प्रॉपरली नहीं मिल रहा है, या फिर वो प्रॉपरली लैच नहीं कर पा रहा है, वो प्रॉपरली सक नहीं कर पा रहा है, इसकी वजह से हो रहा है। बहुत सारी चीज़ें दिमाग में आती है। बट एज अ टाइम बीइंग जैसे जैसे टाइम चला जाता है ये सब चीज़ें नॉर्मल होती है। ये मेरे बारे में भी हुआ था, मुझे भी ये सारे टेंशन आए थे, मुझे भी ये बहुत ज़्यादा वरी हुई थी। बट जो न्यू बॉर्न होते हैं उनको जनरली हर 2 घंटे में फीड करवाने की ज़रूरत होती है, बिकॉज वो बहुत बारी पी करते हैं, बहुत बारी पॉटी करते हैं। तो इस केस में उनका जो मिल्क है वो प्रॉपरली अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है और बाकी का जो है वो निकल जाता है। तो इसमें कोई भी टेंशन लेने की बात नहीं है। हर 2 घंटे में बेबी को फीड करवाना ये करेक्ट है। जब आप डॉक्टर के पास जाओगे तो आपको वो वही बताएंगे। मैंने भी मेरे पीडियाट्रिशियन से कंसल्ट किया था तो मुझे भी यही सॉल्यूशन मिला था। तो जैसे जैसे हमारी पेरेंटहुड जर्नी, जैसे जैसे हमारी मदरहुड जर्नी आगे आगे चलती है, तो ये एज अ टाइम बीइंग ये एक फेज़ होती है, वो धीरे धीरे नॉर्मल होती है। इसमें कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बहुत बारी इस चक्कर में ऐसे होता है कि हमें लगता है कि अरे बेबी को हम अच्छे से प्रॉपरली फीड नहीं करवा रहा है, तो बहुत बारी ऐसे होता है कि हम एक्सेस फीड करवा देते हैं। मेरे केस में भी ये हुआ था। और उस केस में क्या हुआ था कि जब हम 1 मंथ बाद राघव का चेकअप करने के लिए गए थे तो उसका वेट ऑल ऑफ अ सडन बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। जो 3 मंथ्स में बेबी का वेट होना चाहिए वो उसका 1 मंथ में ही आ गया था। ये क्यों हुआ था? बिकॉज ये टेंशन हुई थी कि उसको मैं प्रॉपरली फीड नहीं करवा रही हूँ, उसका हर 2 घंटे में भूख लग रही है, मीन्स उसको 1 टाइम मिल्क सप्लाई अच्छे से नहीं जा रहा है। तो उस केस में मैंने बहुत ज़्यादा उसको फीड करवा दिया था। तो ये एक प्रॉब्लम होती है। और दूसरी जो प्रॉब्लम होती है वो उसके अपोजिट होती है कि मदर्स को लगता है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा फीड करवा दिया है उसके बेबी को, इसलिए वो उनका फीड जो है वो कम करवा देती है। उनको लगता है कि हमारा बेबी बहुत हेल्दी हो चुका है। तो ऐसे भी करने की ज़रूरत नहीं है। ये दोनों जो चीज़ें हैं वो हमारे हाथ से गलती हो सकती है एज अ न्यू पेरेंट। तो हमें ये नोटिस करना है कि जब बेबीज़ बहुत स्मार्ट होते हैं उनको इतना समझ में आता है कि उनको जब भूख लगती है तो उनको रोना है, बिकॉज क्राइंग ये एक उनका ज़रिया है हमारे साथ कम्युनिकेशन करने का। इसलिए उनको पता चलता है कि उनको कब भूख लगी है, उस टाइम पे हमें उनको प्रॉपरली फीड करवाना है। हमें इस बारे में नहीं सोचना है कि हम उनको कम फीड करवा रहे हैं या बहुत ज़्यादा फीड करवा रहे हैं।
उनका अगर वेट प्रॉपरली बढ़ रहा है, वो अगर प्रॉपरली पी कर रहे हैं, उनके अगर दिन में अच्छे से वेट डायपर निकल रहे हैं 5-6 बार, तो आप प्रॉपरली ब्रेस्ट फीड करवा रहे हैं, उनको प्रॉपरली ब्रेस्ट मिल्क जो है उनका प्रॉपर सप्लाई हो रहा है। इसमें कोई भी टेंशन लेने की या कोई भी वरी करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी जो वरी होती है वो बहुत कॉमन होती है कि बेबी की पूप का कलर और फ्रीक्वेंसी। जी हाँ, ये मुझे भी बहुत परेशान किया था, मैंने भी हर बार मेरे पीडियाट्रिशियन से कंसल्ट किया था, बट ये बेबी के साथ बहुत नॉर्मल होता है। अगर बेबी दिन में, अगर हम फ्रीक्वेंसी की बात करें, अगर बेबी दिन में 7 बार 8 बार पॉटी करे तो भी ओके है। अगर वो 7 दिन में 4-5 दिन में 1 बार पॉटी करे तो वो भी ओके है। ऐसा क्यों होता है? अगर बेबी का जो मिल्क है वो प्रॉपरली डाइजेस्ट हो रहा है तो उस केस में वो पॉटी नहीं करेगा, बट आपको मेक श्योर कि उसको कोई तकलीफ नहीं हो रही है, उसको कोई कॉन्स्टिपेशन या फिर गैस का प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। अगर वो 7 दिन में 4-5 दिन में 1 बार पॉटी कर रहा है तो उस टाइम पे वो बहुत ज़्यादा रो नहीं रहा है। अगर ये सारे साइंस आप पकड़ में ले लोगे तो आपको समझ में आएगा कि आपका बेबी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और अगर वो दिन में 6 बार 7 बार भी पॉटी करता है तो इट्स ओके, उसमें भी कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। ये होता है, बच्चे बहुत बारी पॉटी करते हैं बिकॉज वो बहुत सारा दूध पीते हैं, इसकी वजह से उनको बहुत बारी पॉटी होती है। अगर हम कलर के बारे में बात करें तो बहुत सारी मदर्स जो है वो टेंशन में आ जाती है कि नहीं, बेबी का जो पॉटी का कलर है वो ग्रीन हो गया है, मीन्स उसको इन्फेक्शन हुआ है, उसको कुछ तो प्रॉब्लम है उसके स्टमक में, उसके डाइजेस्टिव सिस्टम में। तो इस बारे में भी टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। इनिशियल डेज में जब वो न्यूबॉर्न होता है तो उसके पॉटी का कलर जो है वो डार्क होता है और वो धीरे धीरे नॉर्मल होते होते येलो कलर पे आता है। अगर आपका बेबी प्योरली ब्रेस्ट फीड पे है, ब्रेस्ट मिल्क अगर आप उसको प्योरली सिर्फ ब्रेस्ट मिल्क दे रहे हो तो उस केस में उसके पॉटी का कलर, उसके पुप का जो कलर है वो येलो होगा। अगर आपका बेबी फॉर्मूला मिल्क पे है, भले ही आप उसको दिन में 1 बार दो बार दो, कम फ्रीक्वेंसी में भी अगर आपका बेबी फॉर्मूला मिल्क ले रहा है तो उस केस में उसके पूप का जो कलर है वो ग्रीन होगा। इसका मतलब नहीं है कि उसको कुछ इन्फेक्शन हुआ है या फिर उसको कुछ बहुत सारी बड़ी प्रॉब्लम हुई है, ये नॉर्मल होता है। बट मेक श्योर कि आपके बेबी की जो पॉटी है उसका कलर वाइट नहीं होना चाहिए, ब्लैक नहीं होना चाहिए और रेड नहीं होना चाहिए। अगर ये तीनों कलर की पॉटी बेबी को नहीं हो रही है, इसके अलावा अगर बेबी कुछ कौन सा भी कलर आ रहा है तो ये टोटली ओके है, टोटली नॉर्मल है, इसमें कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। देन नेक्स्ट जो वरी है ये बहुत कॉमन है। हम देखते हैं कि न्यूबॉर्न बेबीज जो है वो बहुत बारी छींकते हैं, उनको स्नीजिंग बहुत बारी होती है। उस केस में मुझे ये टेंशन हुई थी, इतना छोटा सा बेबी है, उसका नाक इतना छोटा सा है, वो इतनी बार स्नीज करता है, उसको कोई तकलीफ तो नहीं होती होगी, उसको कफ और कोल्ड की प्रॉब्लम तो नहीं है, वो उसको ब्रीदिंग में तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। ये सारा मेरे दिमाग में आता था राघव को लेके। मैंने इसके बारे में मेरे पीडियाट्रिशियन से कंसल्ट किया, उन्होंने मुझे बोला कि ये एक नॉर्मल प्रोसेस है बिकॉज इतने दिन बेबी मम्मी के वोम में था, उनके यूटेरस में था, वो एक प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में था, एकदम से वो बाहर आ गया है। ये जो एनवायरनमेंट है ये हमारा एनवायरनमेंट पोल्यूशन से भरा पड़ा है, वो बेबी के लिए नया है, उसको एडजस्ट होने के लिए टाइम लगता है। तो इसमें कोई भी चिंता की या टेंशन की बात नहीं है। धीरे धीरे बेबी जैसे ग्रो करते जाएगा उसका स्नीजिंग का जो पैटर्न है वो धीरे धीरे कम होते जाएगा, उसकी फ्रीक्वेंसी आराम से कम होते जाएगी। इसके बारे में आपको बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। बल्कि स्नीजिंग को बहुत बारी ऐसे बोला जाता है कि ये अच्छी बात होती है। साइंटिफिकली अगर हम देखा जाए तो इससे क्या होता है, अगर कुछ भी डर्ट बेबी के नाक में अटकी है या कुछ भी म्यूकस अटका है, जब वो स्नीज करता है तो वो आराम से बाहर निकलता है, मीन्स ऑब्वियसली उसको वो एक कंफर्ट देता है। इसलिए इसमें कोई भी टेंशन लेने की या कोई भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे बेबी सेटल होते जाएगा, ये पूरा नया एनवायरनमेंट है, जैसे जैसे वो हमारे एनवायरनमेंट में सेटल हो जाएगा, धीरे धीरे ये उसकी तकलीफ जो है स्नीजिंग की, इसको तकलीफ नहीं बोल सकते, बट ये जो उसका स्नीजिंग का जो तरीका है, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो धीरे धीरे कम होती जाएगी। इसमें कोई भी टेंशन की या फिर बहुत सोचने की ज़रूरत नहीं है। देन नेक्स्ट जो वरी है, अगर हम बहुत बारी देखें जब न्यूबॉर्न बेबी होते हैं तो कुछ दिनों बाद उनको जो है स्किन वो रेड हो जाती है, एक छोटे छोटे पिंपल्स, उनके दाने उनके स्किन के ऊपर दिखने लगते हैं। तो ऐसे लगता है एज अ मदर, हमें ऐसे लगता है कि उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ तो नहीं होती होगी, उसको इचिंग नहीं होता होगा या फिर उसको उसकी वजह से अनकम्फर्टेबलनेस नहीं होता होगा, क्या उसको उसकी वजह से पेन होता होगा, क्या बेबी अगर रोता है तो उसकी वजह से रोता है क्या, ये ऐसे बहुत सारे सवाल, बहुत सारा कन्फ्यूजन हमारे दिमाग में आता है। इसके लिए भी मैंने मेरे पीडियाट्रिशियन से कंसल्ट किया था, बट उन्होंने मुझे बोला था कि
इसमें भी कोई टेंशन की बात नहीं होती। बहुत बारी बेबीज़ को जो है वो बेबी पिंपल्स आते हैं, जो एक छोटे छोटे रेड कलर के दाने होते हैं, वो धीरे धीरे अपने आप हील होते हैं। जैसे बेबी ग्रो होता है वो अपने आप चले जाते हैं, उसमें कोई भी टेंशन की बात नहीं है। एंड अदर, जब बेबी मदर की वोम में होता है तो वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्लड सप्लाई होता है। बेबी जैसे बाहर आता है वैसे भी उसके बॉडी में बहुत ज़्यादा ब्लड सप्लाई होता है। ये पूरा प्रेगनेंसी की जो फेज है वो पूरा ब्लड फ्लो, ब्लड सर्कुलेशन, पूरा ब्लड लॉस इससे रिलेटेड है। तो उसकी वजह से जो बेबी की स्किन में है जो चेंजेस आते हैं ये अपने आप एज अ टाइम बीइंग, जैसे जैसे टाइम जाता है वैसे वैसे हील होते हैं। इसमें कोई भी बेबी को परेशानी नहीं होती। बट मेक श्योर आपको कुछ साइंस पकड़ने हैं। अगर उसके दाने जो है उसमें कुछ पस आ गया या फिर उसमें से कुछ खून निकल आ रहा है तो उस केस में आपको ऑब्वियसली आपके पीडियाट्रिशियन के साथ कंसल्ट करना है। आपको चेक करना है कि उसको कोई हीट की प्रॉब्लम तो नहीं है, या फिर आप उसको जो स्किन केयर प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं उसकी तो एलर्जी नहीं है। बिकॉज हमें ऐसे लगता है हम इतने अच्छे से डेलिकेट वाले उसको स्किन केयर के प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, उसके बावजूद भी बेबी को ये प्रॉब्लम हो रहा है। तो ये होता है, ये एक नॉर्मल चीज़ है। बट आपको जैसे मैंने बोला कि कुछ साइंस पकड़ने हैं कि आप उसको कुछ अलग तो नहीं लगा रहे। बहुत बारी ऐसे होता है कि जब बेबी को मसाज के टाइम पे मदर्स जो है वो कुछ आलू का जो होता है वो लगाते हैं उसके बॉडी पे, या फिर बहुत बारी बेसन लगाते हैं जिसकी वजह से भी बेबी को हीट की प्रॉब्लम होती है, या फिर उनके स्किन को सूट नहीं होता जिसकी वजह से भी ये जो पिंपल्स के प्रॉब्लम होते हैं वो आते हैं। तो मेक श्योर कि अगर उसका जो पिंपल का प्रॉब्लम है या फिर उसकी रेड पैचेस स्किन है वो अगर बहुत ज़्यादा दिन तक है और वो बढ़ते ही जा रहा है वो प्रॉब्लम, तो उस केस में आपको पीडियाट्रिशियन के साथ ऑब्वियसली कंसल्ट करना है। और आप अगर कुछ भी ये घरेलू चीज़ें अगर यूज़ कर रहे हैं मसाज के टाइम पे तो आपको ये तुरंत बंद करानी है। बिकॉज ये आपके बेबी की स्किन के ऊपर सूट नहीं हो रही। बेबी की स्किन बहुत ज़्यादा डेलिकेट है। तो हमें जनरली सिर्फ मसाज जो है बेबी का ये एक नॉर्मल ऑयल लगा के अगर आप करें तब भी सफिशिएंट है। हमें कुछ एक्स्ट्रा प्रोडक्ट इतनी जल्दी बेबी की स्किन के ऊपर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें भी कोई टेंशन की बात नहीं है। बट आपको कुछ साइंस एंड सिम्टम्स पकड़ने हैं जिसकी वजह से आपको पता चलेगा कि आपके बेबी को कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम या ज़्यादा तकलीफ तो नहीं हो रही है। देन नेक्स्ट जो वरी है ये बहुत कॉमन है, जो बच्चों में बहुत बारी होता ही है, ये बहुत कॉमन देखा गया है, वो है बच्चों की फ्लेकी स्किन। जी हाँ, उसके जो लेयर है वो उतरना चालू हो जाते हैं। हमें ऐसे लगता है बाप रे, इतनी हम अच्छे अच्छे स्किन केयर प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं फिर भी बेबी को ये प्रॉब्लम हो रही है, ये क्यों हो रहा है? हमसे तो कोई गलती नहीं हो रही है। एज अ पेरेंट हम अच्छे से बेबी का केयर नहीं कर पा रहे हैं, हम खुद को गिल्ट देने के लिए स्टार्ट कर देते हैं। इसके बारे में भी मैंने मेरे डॉक्टर से कंसल्ट किया था। उन्होंने मुझे समझाया था कि वो बेबी की जो है वो फर्स्ट लेयर ऑफ स्किन होती है वो धीरे धीरे उतर जाती है और अपने आप उसको जो वो है उसके बाद अच्छी नॉर्मल स्किन आती है। उसमें भी कोई टेंशन की या फिर बहुत बारी सोचने की ज़रूरत नहीं है। उससे कोई भी बेबी को हार्म नहीं होता, उसको कोई भी पेन नहीं होता, उसको कोई भी इचिंग या फिर इरिटेशन नहीं होता। ये एक नेचुरल प्रोसेस है, ये हर बेबी को होता है। जैसे जैसे बेबी ग्रो होते जाएगा, जैसे जैसे वो इस एनवायरनमेंट में सेटल होते जाएगा हमारे साथ, वैसे वैसे ये सारी प्रॉब्लम उसकी अपने आप दूर होती जाएगी। देन नेक्स्ट जो है वरी वो है बेबी का स्लीपिंग पैटर्न। जी हाँ, ये हम बहुत बारी नोटिस करते हैं। न्यूबॉर्न जो है वो हम सोचते हैं कि 3-4 महीने ये तो सिर्फ सोते हैं, ये क्या करते हैं, सिर्फ दूध पीते हैं सोते हैं, दूध पीते हैं सोते हैं और कुछ भी नहीं करते। इस चक्कर में बहुत बारी ऐसे होता है, बहुत सारे पेरेंट्स को फॉर अ फर्स्ट टाइम पेरेंट टेंशन आता है कि बेबी इतना क्यों सो रहा है, इसमें कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, इसमें कुछ एबनॉर्मलिटीज़ तो नहीं है। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इतने दिन 9 महीने उस बेबी ने अपने मदर की वोम में निकाले हैं, वहाँ पे वो आराम से सोता था, उसका एटमॉस्फेयर बिल्कुल भी अलग था, एक डार्कनेस थी अंदर, वो एक सिक्योर एनवायरनमेंट में था। उसको बाहर आने के बाद एडजस्ट होने के लिए टाइम लगता है। अगर वो बहुत सोता है तो इट्स ओके, उसमें कोई भी टेंशन की ज़रूरत नहीं है। उसको उसकी स्लीप एंजॉय करने दीजिए। बेबी जितना सोएगा, ऐसे बोला जाता है कि उसकी ब्रेन की जो डेवलपमेंट है वो उतनी ही अच्छे तरीके से होते जाएगी। बट आपको सिर्फ नोटिस करना है कि अगर वो प्रॉपरली ब्रेस्ट फीड कर रहा है, अगर वो प्रॉपरली वेट डायपर्स दिन में 5-6 बार निकल रहा है, अगर वो प्रॉपरली पॉटी कर रहा है, वो ग्रीन कलर की भी अगर वो ब्रेस्ट फीड पे है तो वो ग्रीन कलर की नहीं होनी चाहिए। बट अगर आप उसको फॉर्मूला मिल्क दे रहे हैं तो ऑब्वियसली वो नेचुरल थिंग है कि वो ग्रीन कलर की पॉटी करेगा। बट नॉर्मली मस्टर्ड येलो कलर इज़ ओके बेबी के लिए, ये एक हेल्दी साइन होता है बेबी की पॉटी का। अगर वो पूरा येलो कलर की पॉटी भी नहीं कर रहा है तो इट्स टोटली ओके।
अगर बेबी आपका ये सारा चीज़ें कर रहा है प्रॉपरली और फिर भी वो सो रहा है तो इसमें कोई भी टेंशन की बात नहीं होती। कुछ कुछ बेबी जो है वो बहुत सोते हैं, इसमें कोई भी वरी करने की या फिर टेंशन लेने की बात नहीं होती है। एंड उसके अपोजिट बहुत बारी ऐसे होता है कि बेबी बहुत कम सोता है। जी हाँ, ये बहुत ही हमें थोड़ा सा अजीब लगता है बिकॉज न्यू बॉर्न जो है वो बहुत सोते हैं, ये जनरली हमें पता है, जनरल फिनोमिनॉन है। बट अगर कुछ न्यू बॉर्न्स नहीं सो रहे हैं बट अगर वो प्रॉपरली फीड कर रहे हैं, वो खेल रहे हैं, उनको कोई भी तकलीफ नहीं है, वो रो नहीं रहे हैं, कोई भी डिस्कम्फर्ट में नहीं है, कोई अनकंफर्टेबलनेस नहीं है, तो ये भी ओके बिकॉज वो बेबी एक्टिव है। अगर उनको नींद नहीं आ रही है तो वो ज़बरदस्ती सोना चाहिए, ऐसा भी मत कीजिए। ये दोनों क्राइटेरिया में बेबी को कोई भी तकलीफ नहीं हो रही है, उनको उनका जो फेज है वो एंजॉय करने दीजिए। इसमें आपको कोई भी टेंशन या फिर कोई भी वरी लेने की ज़रूरत नहीं है। देन नेक्स्ट जो वरी है ये बहुत कॉमन है, इसने मुझे भी बहुत परेशान किया था, वो है बेबी हिकअप्स। जी हाँ, बेबी बहुत हिचकियाँ देते हैं, ये आप नोटिस करोगे कि अगर आपने उसको फीड करवा दिया फिर भी वो हिकअप्स कर रहे हैं। ऐसे होता है कि हम बहुत सारे घरेलू नुस्खे जो बड़े लोग हैं वो इस्तेमाल करते हैं बट वो हम बेबी के ऊपर ट्राई नहीं कर सकते जब उनको हिकअप्स आते हैं। ये चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा वरी करती है, हमें लगता है अभी तो फीड करवाया था, अभी उसका पेट भी साफ हो गया है, अभी उसकी नींद भी हो गई है, फिर भी इतने सारे हिकअप्स को क्यों आ रहे हैं, इस बारे में भी हमें बहुत ज़्यादा टेंशन आती है। बट इसमें भी टेंशन या वरी लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है बिकॉज हिकअप्स ये एक बहुत नेचुरल फिनोमिनन है बेबी के लिए। इतने दिन जब वो मदर के वोम में थे तब जो मदर खाती थी वही उन तक पहुंचता था, वही सारे न्यूट्रिएंट्स पहुंचते थे। बट एकदम से वो जब बाहर आ गए उनके लिए बहुत ज़्यादा क्लाइमेट चेंज हो गया, वेदर चेंज हो गया, ये तो एक चीज़ हो गई। और ऑल ऑफ अ सडन वो उनका अलग से खाना उन्होंने स्टार्ट कर दिया, आपने उनको ब्रेस्ट फीड करवाना स्टार्ट कर दिया। उस केस में उनको लैच करना, सक करना, ये सारी प्रोसेस सीखने में थोड़ा सा टाइम जाता है। एंड प्लस बाहर आने के बाद वो जब ब्रेस्ट फीड पे होते हैं तो मिल्क डाइजेस्ट करने में उनको टाइम लगता है, उनको ये सारा एडजस्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, उतना टाइम उनको देना चाहिए। उनके इंटेस्टाइन की जो सिस्टम है वो बहुत अंडर डेवलप होती है बिकॉज वो अभी अभी इस दुनिया में आए हैं, इसलिए प्रॉपर डाइजेशन, प्रॉपर मिल्क लैचिंग, प्रॉपर मिल्क सकिंग, ये जो सारी प्रोसेस है ये सीखने के लिए उनका थोड़ा सा टाइम लगता है। तो इस सारे प्रोसेस में हिकअप्स आना ये बहुत ही नेचुरल है, ये एक उनकी बॉडी का जो सिस्टम का जो है वो एक चीज़ है, इसमें कोई भी टेंशन या फिर वरी करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ऐसे बहुत बारी होता है कि हमें लगता है कि इसको हिकअप्स क्यों आ रहे हैं, इसको भूख लग रही होगी या फिर उसको और कुछ प्रॉब्लम हो रहा होगा या फिर उसने जो मिल्क पिया है उसको प्रॉपरली गले से नीचे तक नहीं गया, इसकी वजह से उसको हिकअप्स आती होंगी। ये सारी चीज़ें, बहुत सारे फैक्टर्स हमारे दिमाग में आते हैं जब हम फर्स्ट टाइम पेरेंट बनते हैं। बट ये सारी चीज़ें सोचने की, इतनी ज़्यादा सोचने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। एज अ टाइम बीइंग जैसे बेबी ग्रो होते जाएगा ये सारे फिनोमिनन अपने आप चले जाएंगे और आपको बाद में लगेगा कि अरे हम कितने छोटी छोटी चीज़ों के लिए टेंशन लेते थे एज अ पेरेंट। बट जैसे जैसे बेबी बड़ा होते जाता है ये सारी चीज़ें अपने आप सॉल्व होते जाती है, इसमें कोई भी एक्स्ट्रा एफर्ट लेने की या बहुत ज़्यादा सोचने की कोई भी ज़रूरत नहीं होती है। देन नेक्स्ट जो वरी है वो है बेबी स्पिटअप्स। जी हाँ, बेबी जो उल्टी कर रहा है। बेबी की उल्टी मीन्स मैं इस बारे में बात कर रही हूँ जो बेबी एक गाढ़ा दही सा जो एक चीज़ बाहर निकलता है उसके बारे में बात कर रही हूँ। ये बहुत आम होता है, ये मोस्ट ऑफ हर बेबी करता है। बट मुझे ये टेंशन होती थी जब राघव ऐसे करता था, मुझे खुद लगता था कि उसको मिल्क अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो रहा है या फिर उसके डाइजेस्टिव सिस्टम में कुछ तो प्रॉब्लम है या फिर उसको कुछ तो एसिडिटी का प्रॉब्लम है, इसकी वजह से उसको ये सारी चीज़ें हो रही है। इसको लेके भी मैंने मेरे पीडियाट्रिशियन से कंसल्ट किया था बट उन्होंने उसका मेरे सेक ऑफ माइंड के लिए पूरा चेकअप किया और फिर बाद में मुझे बोला कि जी नहीं, आपके बेबी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ये एक नॉर्मल थिंग है। जब बेबी उल्टी करता है इसका मतलब ये नहीं कि उसके कुछ इंटरनल सिस्टम में प्रॉब्लम है या फिर उसको बहुत कुछ बीमारी है या फिर वो प्रॉपरली डाइजेस्ट ही नहीं कर पा रहा है मिल्क। जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। बट यहाँ पे आपको एक चीज़ नोट करनी है, इसमें एक दूसरा जो पैरामीटर है वो होता है एसिड रिफ्लक्स। जी हाँ, ये थोड़ा सा पेनफुल होता है बच्चे के लिए। जब बेबी स्पिटअप करता है तो आपको नोटिस करना है कि वो स्पिटअप करने में उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, उसको कोई अनकंफर्टेबलनेस नहीं हो रहा है या फिर उसको कुछ भी अनइजीनेस नहीं हो रहा है या फिर वो बहुत ज़्यादा रो नहीं रहा है स्पिटअप के टाइम। अगर वो सारा ये चीज़ें करता है तो उस केस में ऑब्वियसली आपको आपके पीडियाट्रिशियन के साथ कंसल्ट करना ज़रूरी है बिकॉज ये एक साइन एंड सिम्टम है एसिड रिफ्लक्स का जो बेबी में होता है।
इसको बोलते हैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एसिड रिफ्लक्स, जो बेबी को बहुत ज़्यादा पेन करता है। ये बहुत रेयर केसेस में होता है, ये बहुत नॉर्मल चीज़ नहीं है, इसलिए इसमें कोई भी वरी करने की या टेंशन लेने की नहीं, मेरे बेबी को ये तो नहीं है, या एसिड रिफ्लक्स की तो प्रॉब्लम नहीं है, ये सारा सोचने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। बट अगर आपके दिमाग में इसको लेके कुछ भी डाउट है तो इस केस में ज़रूर आपके पीडियाट्रिशियन के साथ कंसल्ट कीजिए। बट ये जो हिकअप्स है ये नॉर्मली 1 ईयर तक थोड़ी थोड़ी बेबी को आती है। धीरे धीरे बेबी जैसे खेलने लगता है, उसकी अदर एक्टिविटी होती है, वैसे वैसे ये सारी चीज़ें अपने आप निकल जाती है। बिकॉज जैसे बेबी खेलने लगता है तो उसका मिल्क जो है वो अपने आप डाइजेस्ट हो जाता है। पहले 3-4 दिन में बेबी को इतना ज़्यादा एक्टिविटी नहीं होती है, इसलिए वो जब मिल्क लेता है, ब्रेस्ट मिल्क उसका हो जाता है लेना, फीड करना हो जाता है। उसके बाद ऐसे होता है कि जो एक्स्ट्रा का मिल्क है, जो उसको नहीं चाहिए था, जो अननेसेसरी उसने ले लिया है, वो थोड़ा वो बाहर निकल देता है। इसमें कोई भी टेंशन या फिर वरी की कोई भी ज़रूरत नहीं है। देन नेक्स्ट जो वरी है वो है स्टार्लिंग रिफ्लक्स। जी हाँ, ये बहुत कॉमन है। स्टार्लिंग रिफ्लक्स मीन्स आप बहुत बार ये नोटिस करोगे, जब आपका बेबी सोता है तो ऑल ऑफ अ सडन वो नींद में ऐसे थोड़ा सा कांपता है। इसको लेके बहुत सारी चीज़ें बोली जाती है, बट बिलीव मी, मैं ये सारी कही सुनी बातों पे बिल्कुल भी बिलीव नहीं करती। मेरे अकॉर्डिंग ये सारे मिथ्स है। स्टार्लिंग रिफ्लक्स ये एक उनके बॉडी में दिया हुआ रिफ्लक्स एक्शन है। वो इतने दिन मदर के वोम में थे, एक सिक्योर एनवायरनमेंट में थे, एक डार्कनेस था अंदर, वो बहुत ही कंफर्टेबल थे मदर के वोम में। ऑल ऑफ अ सडन जब वो 9 महीने के बाद बाहर आते हैं तो बाहर आने के बाद लाइट होता है, साउंड होता है, जिसकी फ्रीक्वेंसी उनको बहुत ज़्यादा महसूस होती है। जब अंदर रहते हैं तो उनके कोई भी कपड़े नहीं रहते, बाहर आने के बाद आप उनको कपड़े पहनाते हो तो एक अलग सा सेंसेशन होता है उनके बॉडी के ऊपर। तो ये सारे उनके बॉडी ने दिए हुए रिफ्लेक्स एक्शन है, जिसको स्टार्लिंग रिफ्लेक्स बोलते हैं। इसको लेके एक्चुअली बहुत सारी चीज़ें बोली जाती है। जब आप नोटिस करोगे, अगर आपके घर में कोई भी बड़े बुजुर्ग है तो वो बोलते हैं कि जब बेबी सोता है तो वो एंजल के साथ, गॉड के साथ कनेक्ट होता है, वो भगवान से बातें करता है, इसकी वजह से वो ऐसे रिएक्शन करता है, या फिर भगवान उसको कुछ काम देते हैं और वो काम वो करता है, इसलिए उसके ये रिएक्शंस होते हैं। या फिर ऐसे भी बोला जाता है कि जब बेबी सोता है तो वो उसके पहले के जन्म में कनेक्ट होता है, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें होती है। जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं मानती, इसमें कोई भी लॉजिक नहीं है। ऐसे भी बोला जाता है कि वो जब सोता है तो वो सपने देखता है और सपनों की वजह से वो ये सारी एकदम से रिफ्लेक्स एक्शन देता है। जी नहीं, अकॉर्डिंग टू मी ये सारे मिथ्स है, इसमें कोई भी लॉजिक नहीं है। जो मैंने पहले साइंटिफिक चीज़ें एक्सप्लेन की कि वो अभी अभी इस दुनिया में आया है, लाइट है, साउंड है, आपने उसको कपड़े पहनाने हैं, तो बहुत सारी जो ऐसे एक्टिविटी है, जो सेंसेशन है, जो उसकी बॉडी के लिए बहुत ही नए हैं बाहर आने के बाद, इसकी वजह से ये स्टार्लिंग रिफ्लेक्स होता है। इसमें कोई भी दूसरी चीज़ नहीं होती, तो इसलिए भी इसमें कोई भी डरने की बात नहीं है। ये आराम से 2-3 महीने में सेटल होता है। जैसे जैसे बेबी हमारे एनवायरनमेंट में एडजस्ट होता है बाहर आने के बाद, तो ये सारी चीज़ें आराम से निकल जाती है। इसमें कोई भी टेंशन लेने की या बहुत एक्स्ट्रा सोचने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। देन नेक्स्ट जो वरी है वो है बेबी क्राइंग। जी हाँ, ये मुझे भी बहुत ज़्यादा तकलीफ दी थी, बट क्राइंग इज सो नॉर्मल इन बेबीज। हमें पता है कि उनके पास मोड ऑफ कम्युनिकेशन दूसरा कोई भी नहीं है। वो सिर्फ क्राइंग करके रो के वो हमें बता सकते हैं कि उनकी ज़रूरतें क्या है। वो क्यों रोते हैं, आइदर उनको भूख लगी है, या फिर उनको नींद आई है, या फिर उनको डायपर चेंज चाहिए, या फिर उनको मम्मा का कंफर्ट चाहिए। ये जो है एक 5-6 चीज़ें हैं जिसकी वजह से बेबी रोता है। अगर आपने उनकी ये सारी जो नीड है वो फुलफिल कर दी, उनको सेटिस्फाई कर दिया, तो बेबी ऑब्वियसली रोना बंद कर देंगे, बिकॉज ये एक ओनली वे है कम्युनिकेशन का। इसलिए इसमें कोई भी टेंशन की या फिर कोई भी वरी करने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर आपने ये सारी चीज़ें फुलफिल कर दी और उसके बाद भी बेबी शांत नहीं हो रहा है, तो फिर नोटिस कीजिए कि उसको कोई कुछ जगह पेन तो नहीं हो रहा है, कुछ और कॉन्स्टिपेशन की या फिर गैस की तो प्रॉब्लम नहीं हो रही, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा नॉर्मल होता है बेबी के केस में, न्यू बॉर्न्स में। तो ये सारी चीज़ें आपके अगर पकड़ में आ गई तो ऑब्वियसली इसमें कोई भी बहुत ज़्यादा सोचने की या बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बट कुछ कुछ साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं जो आपको पकड़ने हैं। बट एज अ पेरेंट्स, जैसे जैसे आपका और आपकी बेबी का बॉन्ड बढ़ते जाएगा, जैसे जैसे दिन जाते जाएंगे, फेज
फेज जैसे जैसे आपकी मदरहुड जर्नी की पास होते जाएगी, ये सारे एक्सपीरियंस आपको आते जाएंगे एंड ऑब्वियसली आपका जो डर है वो धीरे धीरे कम होते जाएगा। देन नेक्स्ट जो वरी है ये बहुत ही कॉमन है। जैसे ही बेबी बाहर आता है ये हर एक मदर के दिमाग में आता है, बिकॉज हमने ये बहुत बारी सुना रहता है सराउंडिंग से या फिर हमारे घर वालों से, बड़े बुजुर्ग से, कि बेबी को डायपर पहनाना है या नहीं, बिकॉज डायपर की वजह से उनको डायपर रैश आने की प्रॉब्लम हो सकते हैं। इसके ऊपर मैंने एक बहुत अच्छे से थरो डिटेल में वीडियो बनाया है, प्लीज़ जाइए वो वीडियो देखिए, या फिर आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हैं, वहाँ पे भी मैंने इसकी लिंक दी हुई है। बेबी की जो डायपर रैश है वो डायपर सिर्फ एक वजह नहीं होती। अगर आप प्रॉपरली उसका हाइजीन क्लीनलीनेस अच्छे से मेंटेन करते हो तो डायपर में भी आपको कोई भी दिक्कत नहीं होती है, इसमें कोई भी टेंशन या फिर डरने की ज़रूरत नहीं है। आप जाइए, वो वीडियो बहुत अच्छा है, प्लीज़ वो चेक कीजिए, आपको डायपर के बारे में पूरा थरो इन्फॉर्मेशन मिलेगा। बेबी के लिए जो न्यूबॉर्न होते हैं उनके लिए एक फीदर टच डायपर जो होते हैं वो स्पेशली होते हैं मार्केट में। हगीज के जो है फीदर टच डायपर्स वो बहुत अच्छे होते हैं बेबी के लिए, बट मेक श्योर अगर आप बेबी को डायपर यूज़ करते हो, ऑब्वियसली जैसे मैंने बोला उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, बट मेक श्योर कि आप उनको स्पॉइल्ड डायपर में या फिर वेटेड डायपर में बहुत ज़्यादा टाइम तक नहीं रख रहे हो, आप इंटरमीडिएटली उनके डायपर चेंज कर रहे हो। ये सारा मैंने मेरे वीडियो में एक्सप्लेन किया है, प्लीज़ जाइए और वो वीडियो देखिए, वहाँ पर आपको बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। इसलिए ये डायपर बेबी के लिए यूज़ करना ठीक है कि नहीं, इसमें कोई भी टेंशन या फिर वरी की ज़रूरत नहीं है, आप आराम से डायपर यूज़ कर सकते हो। राघव को मैंने डे 1 से डायपर में रखा है, उसको हार्डली 1 या 2 बार डायपर रैश की प्रॉब्लम हुई थी, बट ट्रस्ट मी इसमें बहुत ज़्यादा सोचने की या बहुत ज़्यादा वरी करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, आप आराम से आपकी बेबी के ऊपर डायपर यूज़ कर सकते हो। देन नेक्स्ट जो वरी होती है वो बेबी के हेड को लेके, बिकॉज उसकी नेक जो है वो अभी स्टिफनेस नहीं आया रहता है एंड अगेन उसके जो सर है यहाँ पे या फिर थोड़ा सा पीछे में एक सॉफ्ट स्पॉट होता है जिसको फंटानल बोलते हैं। ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग होता है। एज अ बीइंग न्यू मदर हमें ऐसे लगता है कि अगर हम उसको दबाएंगे तो वो अंदर तो नहीं जाएगा, इसकी वजह से उसको कुछ पेन तो नहीं होगा, एंड अगेन उसको उठाए कैसे बिकॉज उसकी नेक में स्टिफनेस तो नहीं आया है, ये बहुत ज़्यादा वरी होता है। बट बिलीव मी ये जो फंटानल है वो बहुत ज़्यादा टफ होता है, इसके वजह से बेबी को कोई भी हार्म नहीं होगा। हम बहुत बारी डरते हैं बेबी को अपने हाथ से दूसरे के हाथ में देने के लिए भी, बहुत बारी फॉर फर्स्ट टाइम पेरेंट हमें बहुत टेंशन होती है, ये मुझे भी हुआ था। मैं बारी बारी डॉक्टर को फ़ोन पे इसके बारे में पूछती थी कि ये कितने टाइम में हील होगा, ये कब भर के आएगा, ये कब जाएगा, तो डॉक्टर ने मुझे बोला था शर्वरी इसके ऊपर कोई भी इलाज नहीं है, जैसे जैसे आपका बेबी बड़ा होते जाएगा वैसे वैसे ये सारा कवर हो जाएगा। आप प्लीज़ आपके बेबी को बड़ा होने के लिए टाइम दीजिए। तो यही मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगी कि एक फेज़ है, आपके बेबी जैसे जैसे ग्रो होते जाएगा वो वैसे वैसे वो अपने आप हील होता है, इसमें कोई भी टेंशन या फिर वरी की ज़रूरत नहीं होती। बट ऐसे होता है कि हम बारी बारी उसको टच करते हैं, हमें टेंशन होता है कि अगर उसको मैंने नीचे भी रख दिया तो उसको हर्ट नहीं होना चाहिए, या फिर कोई भी चीज़ उसके सर के पास नहीं होनी चाहिए, उसको लगना नहीं चाहिए। जी हाँ, केयर करना अच्छी बात होती है, बट ये जो फंटानल है ये बहुत अंदर से स्ट्रांग होता है, इसमें कोई भी टेंशन या फिर वरी की कोई भी ज़रूरत नहीं है, इसके ऊपर ओवर थिंकिंग करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। देन लास्ट जो वरी होती है वो एक हर मदर के लिए, हर पेरेंट के लिए होती है, वो है मेरा बेबी माइलस्टोन अचीव कर रहा है या नहीं। जी हाँ, ये बहुत कॉमन है, बहुत ही बार ये नोटिस किया जाता है कि हर एक मदर को टेंशन होता है कि मेरा बेबी जो है वो प्रॉपर माइलस्टोन अचीव कर रहा है कि नहीं, वो प्रॉपरली उसका जो एज का जो बहुत बारी ऐसे होता है कि हम एज अ न्यू पेरेंट बहुत सारा रिसर्च करते हैं, बहुत सारा सर्च करते हैं, बहुत सारे आर्टिकल्स रीड करते हैं, तो वहाँ पे होता है कि बेबी ने इतने से इतने मंथ में क्रॉल करना चाहिए, इतने से इतने मंथ में उसने साइड चेंज करनी चाहिए, इतने से इतने मंथ में उसने खड़े होना चाहिए, इतने से इतने मंथ में उसने चलना चाहिए। और क्या होता है बहुत बारी ऐसे होता है कि हम कंपैरिजन में लग जाते हैं, हम हमारे बेबी का कंपैरिजन दूसरे बेबी के साथ करने लगते हैं और ऐसे लगता है कि अरे उसकी डेवलपमेंट तो बहुत जल्दी हो रही है, उसकी ग्रोथ बहुत जल्दी हो रही, वो तो मेरे बेबी से छोटा है फिर भी वो ये सारी एक्टिविटी कर रहा है, मेरा बेबी अभी भी नहीं कर रहा। तो इस चीज़ के चक्कर में हम बहुत टेंशन में आते हैं और हम बहुत तकलीफ देते हैं, घर वालों को भी तकलीफ देते हैं, खुद को भी तकलीफ दे देते हैं। बट ट्रस्ट मी,
हर एक बेबी का ग्रोथ पैटर्न अलग होता है, हर एक बेबी अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करता है। इस चीज़ में आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हो, आपके बेबी को सिखाना, ये आपका काम है। आप आपके बेबी को सिखा सकते हो कि उसको कैसे उठना है, कैसे बैठना है। अगर आपका बेबी, बहुत बार ये मैंने नोटिस किया है कि मुझे मेरे फ्रेंड्स ने भी बहुत बार ये कंसल्ट किया है कि मेरा बेबी 2 इयर्स प्लस हो चुका है बट अभी भी वो बात नहीं कर रहा है। ये सारा का सारा कंपैरिजन की वजह से होता है, इसमें कोई भी टेंशन की ज़रूरत नहीं है। कुछ कुछ बेबी जो है वो लेट बात करते हैं, कुछ कुछ बेबी है वो लेट चलते हैं। राघव के केस में वो 1+ ईयर का हो चुका था, उसके फर्स्ट बर्थडे के बाद उसने चलना स्टार्ट किया। इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी ग्रोथ लेट है या फिर उसमें कुछ प्रॉब्लम है, जी नहीं। हर एक बेबी की डेवलपमेंट अलग होती है। आप एज अ पेरेंट ट्राई कर सकते हो कि आपके क्या क्या करना है, आपको बेबी को क्या क्या सिखाना है। बट यहाँ पे भी आपको एक पॉइंट नोटिस करनी है कि अगर आपका बेबी बहुत ज़्यादा लेट रिस्पॉन्ड कर रहा है, अगर वो आवाज़ को, आप जो उसको आवाज़ देते हो, एक सर्टन टाइम के बाद आपके बेबी को पता चलता है कि आप उसके नाम से उसको पुकार रहे हो। अगर आपका बेबी उस टाइम में भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, अगर आपका बेबी चलने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा रहा है, मीन्स अगर वो 1.5 साल का हो चुका है, 2 साल का होने के लिए आया फिर भी नहीं चल रहा है, तो उस केस में जो कुछ साइंस एंड सिम्टम्स है जो आपको पकड़ने हैं और आपको इमीडिएटली पीडियाट्रिशियन के पास जाना है। अगर 1 ईयर तक आपके बेबी ने कुछ भी बोलने का ट्राई नहीं किया है, आई एग्री, अगर वो प्रॉपरली वर्ड नहीं बोल पा रहा है, प्रॉपर सेंटेंस नहीं बोल पा रहा है तो इट्स ओके। बट अगर वो कुछ ना कुछ बोल रहा है तो इट्स ओके। बट अगर वो कुछ भी नहीं बोल पा रहा है तो ऑब्वियसली आपको आपके डॉक्टर के पास जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसे बहुत बारी होता है जो बेबीज़ जो है वो चीज़ें आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं बहुत बारी, तो ऑब्वियसली उनके ग्रोथ में कुछ तो प्रॉब्लम है। वो अगर बहुत ज़्यादा एक्टिव है तो उस केस में उनको कुछ अलग बीमारी हो सकती है। तो इस केस में आपको इमीडिएटली आपके पीडियाट्रिशियन के पास जाना है, वही आपको प्रॉपरली ट्रीट कर पाएंगे। बट कंपैरिजन मत कीजिए, हर एक बेबी का डेवलपमेंट अलग होता है। बट अगर सीरियसली जैसे मैंने बोला तो उस केस में आपके बेबी को कुछ ना कुछ मीन्स ऑटिज्म की प्रॉब्लम होती है, जिसको हाइपर एक्टिव सिंड्रोम भी बोला जाता है। बट ये सारी चीज़ें आपको डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद ही पता चलेगी। डॉक्टर प्रॉपरली आइडेंटिफाई करते हैं कि आपका बेबी का एज क्या है, अभी वो क्या कर रहा है। अगर वो 2 साल का हो चुका है तो वो सीढ़ी चढ़ने का ट्राई करेगा, वो स्टेप्स चढ़ने के लिए ट्राई करेगा। ऐसे कुछ कुछ माइलस्टोन्स है जो आइडेंटिफाइड होते हैं इजीली। अगर आपका बेबी बहुत ज़्यादा लेट कर रहा है तो ऑब्वियसली आपको डॉक्टर के पास जाना ये एक बहुत अच्छा सोल्यूशन है। बट कंपैरिजन ये कोई सोल्यूशन नहीं है। उस केस में क्या होता है, हम खुद को गिल्ट करते हैं कि हमें टेंशन आता है कि हम पेरेंट अच्छे से है या नहीं, हम अपने बच्चे की देखभाल अच्छे से कर पा रहे हैं कि नहीं। इसमें बहुत ज़्यादा सोचने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। हमारे पास डॉक्टर्स अवेलेबल है, हमारे साथ बहुत सारे सोल्यूशंस अवेलेबल है। बट मेन थिंग कि आप आपके बेबी का कंपैरिजन किसी दूसरे बेबी के साथ मत कीजिए, जिसकी वजह से क्या होगा, आप भी तकलीफ करेंगे और आपके बेबी को भी परेशानी होगी। तो इसमें बहुत ज़्यादा टेंशन या फिर वरी की ज़रूरत नहीं है। देन लास्ट जो वरी है वो मैं शेयर करना चाहूँगी आपके साथ। ये मैंने कोई पॉइंट नहीं निकाला है बट स्टिल ऑल ऑफ अ सडन दिमाग में आया। बहुत बार ये ऐसे होता है कि अगर आपका बेबी बहुत रो रहा है या फिर उसको कुछ अनकंफर्टेबलनेस हो रही है या फिर कुछ भी अगर उसके बारे में आपको लग रहा है, तो बहुत बारी क्या होता है, डिप्रेशन फेज आती है। ये एक नॉर्मल फेज है, मुझे भी आई थी आफ्टर डिलीवरी, आफ्टर बिकमिंग अ पेरेंट। मदर को ये टेंशन होता है जिसको डिलीवरी पोस्ट पैटर्न डिप्रेशन भी बोला जाता है। उस केस में हम खुद को बहुत ज़्यादा गिल्टी मानते हैं कि मैं एक अच्छी पेरेंट नहीं हूँ, मैं एक अच्छी मदर नहीं हूँ, मैं मेरे बेबी की जो ज़रूरत है वो फुलफिल नहीं कर पा रही हूँ। वो बारी बारी रोता है, उसको क्या चाहिए उसको मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो ये होता है, ये एक फेज़ है। बट ऐसा नहीं है। आप एज अ बीइंग पेरेंट फॉर फर्स्ट टाइम, ये हमारे लिए भी एक सीखने की जर्नी है, हम भी सीख ही रहे हैं इस केस में। तो थोड़ा सा टाइम दीजिए खुद को भी और आपके बेबी को भी। एक बॉन्ड डेवलप होने में टाइम लगता है, इसलिए बहुत ज़्यादा टेंशन या बहुत ज़्यादा वरी करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। बिकॉज बेबी का क्राइंग ये एक ओनली वे है कम्युनिकेशन का। हमारे साथ, पूरे वर्ल्ड के साथ ये सारे बेबी रोते हैं। इस केस में खुद को प्लीज़ गिल्टी मत समझिए कि मैं बिल्कुल भी अच्छे से केयर नहीं कर पा रही हूँ, ये बहुत ज़्यादा वर्स्ट होते जा रहे हैं, मैं एक अच्छी मदर नहीं हूँ। जी नहीं, ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ओवर थिंकिंग हो रही है। ओवर थिंकिंग की कोई भी ज़रूरत नहीं है।
आराम से थोड़ा सा फेज जाने दीजिए, थोड़ा सा टाइम जाने दीजिए, आपका बेबी आपके साथ सेटल हो जाएगा। आपको एज अ मदर उसकी जो नीड्स है वो धीरे धीरे पता होती जाएगी और ये फेज जो है आपकी चली जाएगी और आराम से आप आपकी मदरहुड जर्नी एंजॉय करेंगे। अगर आपने आज का पूरा वीडियो देखा है, मैंने मेरी तरफ से ट्राई किया है बहुत ज़्यादा थरो इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाने की। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, ये मुझे मोटिवेशन देता है। एंड आपको वो रेड बटन जो है वो हिट करना है, सब्सक्राइब मॉम ऑन बोर्ड। हमें जल्दी सी मोटी सी तगड़ी सी फैमिली बनानी है। कमेंट ऑन द वीडियो अगर आपके पास इसके अलावा कुछ भी इन्फॉर्मेशन है, वो मुझे भी हेल्प करेगी, सारे पेरेंट्स को हेल्प करेगी। एंड प्लीज शेयर द वीडियो बिकॉज पेरेंटहुड जर्नी जो ये एक ऐसी जर्नी है कि ये सारी वरीज जो है ये एक पेरेंट और टू बी पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। तो हमें सब लोगों की हेल्प करनी है, इसलिए प्लीज़ शेयर दिस वीडियो मोर एंड मोर एंड प्रेस दी बेल आइकन। वो आपको नोटिफिकेशन देगा आपके खुद के घर में, आपके खुद की फैमिली में मॉम ऑन बोर्ड में क्या चल रहा है, इसलिए आपको बेल आइकन जो है वो ज़रूर हिट करना है। एंड हम जल्दी ही मेरे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक प्लीज़ टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड प्लीज़ बी ऑन बोर्ड एंड बी इन टच।